गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर होते चल रहे हैं और आप उनके नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मानव और पर्यावरण संबंध। मानव और पर्यावरण संबंध अत्यंत प्राचीन है। आदिकाल से ही मानव पर्यावरण संबंध विभिन्न चरणों से गुजरते हुए वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया है और धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया वैसे वैसे मानव और पर्यावरण के संबंधों में भी परिवर्तन आता गया। एक समय था जब मनुष्य पूरी तरह प्रकृति का दास था और उसके कार्यों के अनुरूप आचरण करता था। जिस तरह से पर्यावरण में अन्य तत्व, पेड़ पौधे, जीव जंतु विद्यमान है, उसी तरह मनुष्य भी एक निष्क्रिय तत्व की तरह पर्यावरण में विद्यमान रहा। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ, तकनीक के विकास के साथ, वैज्ञानिक अन्वेषणों के साथ मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने लगा और इस आधार पर भौगोलिक विचारधाराओं में भी मानव और पर्यावरण के संबंधों को लेकर परिवर्तन हुआ। इन्हें हम द्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं। भूगोलवेत्ता जो कि पर्यावरण को अधिक प्रभावी मानते हैं और कुछ भूगोलवेत्ता मनुष्य को उन संभावनाओं में से चुनने के लिए सक्षम मानते हैं और कुछ मध्यस्थ रास्ते को अपनाते हैं। इस तरह से भूगोल में एक बहुत महत्वपूर्ण द्वैतवाद, डाइकोटॉमी जिसे कहा जाता है, उसका अस्तित्व बनता है। मानव और पर्यावरण संबंध में हम 3 विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम नियतिवाद। इस वीडियो में हम नियतिवाद का अध्ययन करेंगे। दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। सर्वप्रथम हम नियतिवाद के बारे में जानते हैं। नियतिवाद, अगर हम इनको देखें, जिसमें एनवायरनमेंट, इस जो करंट स्लाइड है इसमें दिखाया गया है कि जिसमें प्रकृति को सक्रिय भूमिका में माना गया है वो है नियतिवाद। जिसमें प्रकृति को, पर्यावरण को निष्क्रिय भूमिका में या पर्दे के पीछे माना गया है वो है संभववाद। और दोनों रूपों में अगर पर्यावरण को स्वीकार किया गया है तो वो तीसरा है नवनिश्चयवाद। हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम नियतिवाद की। नियतिवाद प्रारंभिक समय से, जब से ग्रीक पीरियड, भूगोल के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीक, रोमन्स, अरब भूगोलवेत्ताओं से लगाकर हम्बोल्ट और रिटर, रेड्जेल, एलन चर्चिल सैंपल तक ये विचारधारा अपने संपूर्ण प्रभाव में रही। इस विचारधारा का तात्पर्य है मनुष्य प्रकृति का दास है, अर्थात मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी मानव के क्रियाकलापों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि पर्यावरण ही सभी प्रकार के सांस्कृतिक विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए अगर हम जाने इस चीज़ को, तो कई स्थानों पर जो सोसाइटीज़ देखी जाती हैं वो इसी रूप में देखी जाती हैं। जैसे जमाइका का जो लैटिट्यूडनल, उनका जो अक्षांशीय इस अवस्थिति है, वो अवस्थिति सुनिश्चित करती है कि चूँकि वो इक्वेटोरियल है, इसीलिए वहाँ पर पर्यावरण के प्रभाव के कारण ही वहाँ लोग सुस्त प्रकार के, उनकी जो कार्यक्षमता है वो कम है। जबकि दूसरी ओर एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्ट कर कल्चरल बात करते हैं तो नीदरलैंड, नॉर्थ इक्विनॉक्स, नॉर्थ के जो पार्ट हैं वहाँ पर एस्किमोज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खान पान, सब कुछ वहाँ की पर्यावरण के आधार पर सुनिश्चित होता है।
इग्लू का निर्माण, जैसा कि जो एस्किमोज हैं वो अपने निवास के लिए करते हैं, जो कि बर्फ से बनता है। तो बर्फ वहाँ पर उपलब्ध है, इसीलिए वहाँ पर वो उनकी संस्कृति बन गया, संस्कृति में शामिल हो गया। इसी तरह से जंगलों में जो स्थान है वहाँ पर हट्स मिलते हैं, जो कि पेड़ों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर सघन है तो वहाँ जो जनजातियाँ हैं वो पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाती हैं। और इसी तरह से जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भूकंप बहुत आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वुडन, लकड़ी के पर्याप्त मात्रा में मकान सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये स्लाइड जो इनके फॉलोअर्स हैं, मुख्य फॉलोअर्स, जैसा कि हमने बात की कि ग्रीक पीरियड से लगाकर रोमन, मुस्लिम्स, एक्सप्लोरेशन एज जब अन्वेषण और खोज का समय चल रहा था तब भी 19वीं सदी तक हम्बोल्ट, कांट और रिटर प्रधान प्रतिपादक रहे। रेड्जल और सैंपल ने और हटिंगटन ने इसे बहुत महत्वपूर्ण दिशा दी और इसका सुनिश्चितीकरण किया। रेड्जल को इसमें बहुत महत्वपूर्ण, रेड्जल और एलन चर्चिल सैंपल को बहुत महत्वपूर्ण पुरोधा भूगोलवेत्ता इसके संदर्भ में माना जाता है। इस विचारधारा के कई आलोचनात्मक पक्ष भी रहे, विशेष रूप से जब 19वीं शताब्दी में मानव का जब तकनीकीकरण होने लगा, वैज्ञानिक विकास होने लगा, तो इसको लेकर के कई प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा कि निस्संदेह मानव वातावरण को प्रभावित करता है, कई प्राकृतिक हैं, कई वास्तव में मानव की कृतियां भी हैं, लेकिन निश्चित ही मनुष्य अपनी तकनीक से पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन कर रहा है। जो मानवीय पारिस्थितिकी है वो लगातार पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना प्रारंभ कर चुकी थी, इसीलिए पूरी तरह से पर्यावरण को प्रभाविता को अस्वीकार किया जाने लगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनिज्म के विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन माना जाता है वो है एलन चर्चिल सैंपल का, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, दिस मीन्स नॉट merely that he is child of earth, dust of our dust, but that the earth mothered him, set him tasks, directed his thoughts, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits, given him his problem of irrigation and navigation, and at the same time whispered hints for this solution. ये किताब इनकी थी इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ मतलब अगर हम इस सदी तक पहुँचे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अंत तक आते आते सैंपल ने भी कहीं इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित ही मनुष्य पृथ्वी की उपज है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो उसकी धूल ही है या पूरी तरह से उसके कब्जे में है। प्रकृति ने उसके सामने समस्याएं दी हैं, तो साथ ही साथ उसको समस्याओं का समाधान भी दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो कोटेशन एलन चर्चिल सैंपल का माना जाता है और कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि मनुष्य पर्यावरण की उपज है, मनुष्य पृथ्वी की उपज है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो इस बात को भी आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। आशा करती हूँ कि ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संभववाद की। तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।